ज्यादा ग्रुप कंपनीज को ये बात नोटिफाई की तो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस के एमपीज भी इस शारदा चिट फंड स्कैम में शामिल पाए गए थे कि एक चाय वाला, रिक्शा ड्राइवर, स्कूल टीचर, ये सारे आम आदमी जो पैसा डबल होने की आस में बैठे थे, उनको 1% भी शक होने की गुंजाइश नहीं थी कि ये सब एक पॉन्जी स्कीम का हिस्सा है और ये पूरा सिस्टम एक दिन ताश के पत्तों के घर की तरह कोलैप्स कर जाएगा। 26 मार्च को सेबी ने शारदा रियल्टी को बुलाया और बोला अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करो वरना तुम्हारा ये पूरा का पूरा धंधा इलीगल माना जाएगा। शारदा ने 28 मार्च को थोड़ा और टाइम मांग लिया। सुदीप्तो सेन बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का चेहरा भी इस्तेमाल करने लगा। यहां तक आम आदमी को तो आइडिया नहीं लगा था कि आगे क्या होने वाला है, पर अंदर के हाई लेवल मैनेजर्स और एजेंट्स को यह बात समझ आने लग गई थी कि अभी ये कंपनी रेगुलेटर्स के रडार पे आ गई है। लेकिन हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। सोचो कोई इंसान तुमसे ये बोलकर पैसा ले कि वो कुछ ही दिनों में तुम्हें उसी पैसे पर बहुत बड़ा रिटर्न देगा। ये कुछ वैसा ही होगा जैसा हमने फिर हेरा फेरी में 25 दिन में पैसा डबल वाला सीन देखा था। लेकिन असल में वो इंसान जिसने तुम्हारा पैसा लिया है वो उस पैसे को किसी ठोस बिजनेस या इन्वेस्टमेंट में नहीं लगाता, बल्कि वो तुम्हारे जैसे और भी नए लोगों से आया हुआ पैसा तुम्हें प्रॉफिट के नाम पर बांटता रहता है। अब चूंकि तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हारे जैसे मुर्गे उसने और भी पकड़े हैं, इसलिए तुम्हें लगेगा कि यार ये तो बहुत ज्यादा फायदे का सौदा है। इस इंसान को 100 रुपए दो और 150 वापस मिलते हैं, 1000 रुपए दो और 1500 वापस मिलते हैं। लेकिन असल में ये पूरा सिस्टम फ्यूचर में जाके एक दिन कोलैप्स करने वाला होता है, क्योंकि ये सिस्टम चल रहा है बस नए बंदों को फंसाकर उसके पैसों से पुराने बंदे को खुश रखने में। जल्दी से पैसा कमाने की इस पूरी स्कीम को ही पॉन्जी स्कीम कहा जाता है और इंडिया के सबसे बड़े स्कैम्स में से एक शारदा चिट फंड स्कैम में एग्जैक्टली यही हुआ था। कंपनी लोगों को हाई रिटर्न्स का लालच देती थी, नए इन्वेस्टर्स से पैसा लेकर पुराने इन्वेस्टर्स को रिटर्न देती थी और जब नए लोग मिलना बंद हुए तो स्कीम टूट गई और लाखों लोगों का पैसा डूब गया। इस शारदा चिट फंड स्कैम में कुल 17 लाख से ज्यादा लोगों ने अपना पैसा गंवाया था। लगभग 4000 करोड़ रुपए का स्कैम हुआ था ये। इस पूरे स्कैम को अंजाम देने के पीछे मास्टरमाइंड था ये बंदा सुदीप्तो सेन, जो आज के दिन जेल में है। एक इंपॉर्टेंट बात और, सुदीप्तो सेन की राइट हैंड थी देवजानी मुखर्जी, जो कि ऑपरेशंस हैंडल किया करती थी और पहले सुदीप्तो सेन की ही एक कंपनी में रिसेप्शनिस्ट थी, लेकिन बाद में प्रमोट होकर उसकी राइट हैंड बन गई। सुदीप्तो सेन की तो एक हॉबीज ही थी हाई प्रोफाइल लोगों से दोस्ती करना। चारू मजुमदार जैसे नक्सलाइट लीडर से मिल चुका था वो जवानी में ही। आप में से जो चारू मजुमदार को नहीं जानते उनको बता दूं कि चारू मजुमदार ने 1960s और 70s में नक्सलवाड़ी आंदोलन शुरू करके ये दावा किया था कि सिर्फ खून खराबा और क्रांति से ही गरीब किसान आजाद हो सकते हैं। शॉकिंगली उसके वायलेंट आइडियाज ने पढ़ाई लिखाई छोड़कर हजारों जवानों को बंदूक उठाने पे मजबूर कर दिया, जिसमें से ज्यादातर या तो मर गए या जेल पहुंच गए। 1970s में नक्सलाइट मूवमेंट से जुड़ने की वजह से सुदीप्तो सेन यानी कि शारदा चिट फंड स्कैम का मास्टरमाइंड ऑलरेडी जेल भी जा चुका था। सुदीप्तो सेन को पहले लोग शंकरादित्य के नाम से जानते थे, लेकिन जब वो 1990s के दौरान फैमिली से अलग हो गया तभी नाम बदलकर सुदीप्तो सेन बन गया और फिर फाइनली उसने नई आइडेंटिटी के साथ बिजनेस की दुनिया में कदम रखा। आइडेंटिटी चेंज के रिगार्डिंग लोग ऐसा भी बोलते हैं कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग में पकड़े जाने की वजह से उसने शारदा चिट फंड स्कैम करने से पहले अपनी प्लास्टिक सर्जरी करवाई थी। हालांकि इस बात के ठोस सबूत मुझे रिसर्च के दौरान नहीं मिल पाए। खैर आखिर वो साल 2006 आ ही गया जब शारदा ग्रुप की शुरुआत की जाती है। ग्रुप शब्द का इस्तेमाल मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इसके अंडर मल्टीपल कंपनीज थी। अब इस बात में कोई दो राय नहीं है कि किसी भी कंपनी को चलाने के लिए इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है और यूं तो किसी भी कंपनी के पास इन्वेस्टमेंट उठाने के बहुत तरीके होते हैं, लेकिन दो कॉमन तरीके ये भी हैं कि बॉन्ड्स और डिबेंचर्स बेच के पैसा उठाया जाए। बॉन्ड्स और डिबेंचर्स को एकदम आसान भाषा में ऐसे समझो, इमेजिन करो तुम्हारे पास ठीक ठाक पैसा है, एक स्कूल तुम्हारे पास उधार मांगने आता है और प्रॉमिस करता है कि 3 साल बाद पूरा पैसा वापस कर देंगे, हर साल थोड़ा इंटरेस्ट यानी कि एक्स्ट्रा पैसा भी दे देंगे, लेकिन किसी भी कंडीशन की वजह से प्लेग्राउंड बनने के बाद अगर वो स्कूल तुम्हें पैसे वापस नहीं लौटा पाता है तो तुम्हारा हक बनता है कि उस स्कूल का जो प्लेग्राउंड है वो तुम्हारा हो जाएगा। तुम उसको अपने हिसाब से बेच सकते हो या किसी भी काम में ले सकते हो एक्सेट्रा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बॉन्ड एक सिक्योरिटी के साथ होता है, लेकिन डिबेंचर्स का केस एकदम अलग है। इसमें रिस्क ज्यादा होता है। इसमें अगर वो स्कूल पैसा नहीं चुका पाया तो आपके पास प्लेग्राउंड वापस लेने का कोई हक नहीं बचता। डिबेंचर में पैसे देने के बदले एक बस वादा मिलता है, कोई एसेट छीन लेने की गारंटी नहीं। अब शारदा ग्रुप ने स्कैम की शुरुआत ऐसे की कि अपने अंडर एजेंट्स बनाने शुरू कर दिए। शारदा ग्रुप ने समय के साथ लाखों एजेंट्स को उनके लिए काम करने के लिए मना लिया। ऐसे एजेंट्स जो घर घर गांव-गांव घूमते थे और लोगों को बोलते थे कि कंपनी अपने सिक्योर डिबेंचर्स और शेयर्स दे रही है, डबल पैसा हो जाएगा 5 साल में, बिना सोचे समझे इसमें पैसा ठोक दो। यहां मैं चाहता हूं कि आप लोगों को यह बात क्लियरली पता होनी चाहिए कि शारदा ग्रुप अपने एजेंट्स को लोगों को बेवकूफ बनाकर इन्वेस्ट करवाने के लिए कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि 20 से 40% तक कमीशन देता था। इसका मतलब यह हुआ कि अगर किसी एजेंट ने किसी आम आदमी को 10,000 रुपए इन्वेस्ट करने के लिए मना लिया तो सीधा सीधा 2 से 4,000 रुपए एजेंट की जेब में जाते थे। अब इस बात से आप ये अंदाजा लगाओ कि कमीशन रेट इतना हाई था तो एजेंट्स ने क्या क्या फालतू की बकवास, फेंका फेंकी और एक से एक झूठ बोल बोल के
लोगों से इसमें पैसा इन्वेस्ट करवाया होगा। और एक बात ये भी है कि एजेंट्स को भी नहीं बताया जाता था कि ये एक बहुत बड़े स्कैम की तैयारी हो रही है, उनको तो बस अपने शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स दिख रहे थे। तो इन शॉर्ट शारदा ग्रुप ने शुरू में जनता को बोला, हम लोग सिक्योर डिबेंचर्स और प्रेफरेंसेस बॉन्ड्स इशू कर रहे हैं, आप पैसा इन्वेस्ट करो और हाई रिटर्न्स लो। लेकिन असलियत ये थी कि इनके पास सेबी की प्रॉपर परमिशन तक भी नहीं थी। लोगों को इन्वेस्टमेंट के नाम पर बॉन्ड्स और डिबेंचर्स के जो डॉक्यूमेंट्स दिए जाते थे वो बस फर्जी कागज थे, जो देखने में ऐसे लगते थे जैसे तुम असली में किसी कंपनी के शेयर्स खरीद रहे हो क्या। लेकिन वो फाइनेंशियल मार्केट्स के रेगुलेटेड बॉन्ड्स नहीं थे। बेसिकली ये कागज एक मास्क था इस पूरी पॉन्जी स्कीम को प्रोफेशनल दिखाने का, ताकि लोगों को ये लगे कि ये कोई LIC पॉलिसी या फिर बैंक FD जैसा सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। और यही फर्क होता है स्कैम और असली बिजनेस के बीच। स्कैम में लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए एजेंट्स घर घर जाते हैं, जबकि असली बिजनेस अपने प्रोडक्ट और सिस्टम से ट्रस्ट जीतता है। जैसे ओडू, जहां से तुम अपने बिजनेस का पूरा सेल्स प्रोसेस ऑटोमेट कर सकते हो, कस्टमर्स को रियल टाइम अपडेट्स दे सकते हो और हर ट्रांजैक्शन का ट्रांसपेरेंट रिकॉर्ड रख सकते हो। ओडू के थ्रू जब भी कोई इंटरेस्टेड कस्टमर तुम्हें ईमेल भेजता है या तुम्हारी ओडू वेबसाइट के कॉन्टैक्ट फॉर्म के थ्रू कॉन्टैक्ट करता है, तो सिस्टम अपने आप एक न्यू लीड CRM में क्रिएट कर देता है, जो कि ओडू का कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट टूल है। तुम्हें मैनुअली कुछ डालना नहीं पड़ता। हर लीड एक कार्ड के फॉर्म में दिखाई देती है, जिसमें कस्टमर का नाम, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, डील की प्रायोरिटी, एक्सपेक्टेड रेवेन्यू सब कुछ होता है। तुम अपनी सेल्स प्रोसेस को एक कानबान बोर्ड की तरह देख सकते हो, जैसे न्यू लीड, इन डिस्कशन, कोड सेंड, वन। बस ड्रैग एंड ड्रॉप करके एक स्टेज से दूसरे स्टेज में इजीली मूव कर सकते हो। सभी ईमेल्स, चैट्स और मीटिंग नोट्स एक ही जगह पर स्टोर होते हैं। इससे पूरी कन्वर्सेशन हिस्ट्री कभी भी देख सकते हो। तुम अपने ईमेल टेम्पलेट सेव कर सकते हो या ChatGPT इंटीग्रेशन से उन्हें ऑटो जनरेट भी करवा सकते हो। और सारे फ्यूचर टास्क जैसे कॉल्स, मीटिंग्स, फॉलोअप्स एक ही जगह से शेड्यूल हो जाते हैं। ओडू में तुम अपने सेल्स का डैशबोर्ड बना सकते हो, जिसमें रियल टाइम परफॉर्मेंस दिखाई देती है। इसके अलावा अपने फ्यूचर रेवेन्यू का फोरकास्ट भी कर सकते हो, ताकि प्लानिंग और इजी हो जाए। ओडू मॉडर्न बिजनेस की सबसे इंपॉर्टेंट नीड है। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मैंने लिंक दे रखी है, अभी के अभी जाके क्लिक करो। अब पॉन्जी स्कीम्स का गेम ये है कि उसमें स्टार्टिंग में रिटर्न देने में कोई दिक्कत होती ही नहीं है, क्योंकि नए इन्वेस्टर्स का पैसा उठाकर पुराने वालों को देते रहना होता है। तो जैसे जैसे लोगों को रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलता रहा, वैसे वैसे इस शारदा ग्रुप चिट फंड के बारे में बात आग की तरह फैलने लगी। मैप में देखो, शारदा ग्रुप का हेडक्वार्टर और मैक्सिमम ऑफिसेज यहाँ कोलकाता में थे, और इस स्कैम में पैसा गंवाने वाले सब लोग मेनली ईस्ट इंडियन स्टेट्स से ही थे, जैसे वेस्ट बंगाल, असम, उड़ीसा, त्रिपुरा और कुछ बिहार के पार्ट्स। जब टोटल नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा बढ़ने लगे, तो ये सब सेबी की नजर में आ गया। सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये एक सरकारी रेगुलेटरी बॉडी है जो शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स, CIS और फाइनेंशियल प्रोडक्ट वाली कंपनीज पर नजर रखती है। सेबी का मेन काम है इन्वेस्टर्स की सेफ्टी, मार्केट ट्रांसपेरेंसी और फेयर ट्रेडिंग को इंश्योर करना। अब सेबी का ये रूल है कि अगर कोई भी कंपनी 50 से ज्यादा लोगों से इन्वेस्टमेंट लेती है, तो सेबी का अप्रूवल चाहिए होता है। सेबी का अप्रूवल इसलिए चाहिए क्योंकि इंडियन कंपनीज एक्ट और सेबी रेगुलेशंस बोलते हैं कि ऐसे केस में कंपनी को प्रोस्पेक्टस जमा करना पड़ता है, इन्वेस्टर्स को पूरी ट्रांसपेरेंट इंफॉर्मेशन देनी होती है और सेबी की परमिशन या रजिस्ट्रेशन मिलना जरूरी है। इसका मेन रीजन है कि लार्ज पब्लिक से इन्वेस्टमेंट लेने वाली कंपनीज स्कैम्स, फ्रॉड्स और गलत प्रॉमिसेस ना करें, सब कुछ एक रेगुलेटर के अंडर हो और सेफ हो। जैसे जैसे समय बीतता गया, शारदा ग्रुप ऑफ कंपनीज की ये बात सेबी की नजर में आई कि वो 50 से ज्यादा लोगों से इन्वेस्टमेंट उठा रहे हैं, और वो भी बिना सेबी की परमिशन लिए। सेबी ने जब वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट और शारदा ग्रुप ऑफ कंपनीज को ये बात नोटिफाई की, तो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया। यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का इसमें इन्वॉल्वमेंट था, और शुरू में ही एक्शन क्यों नहीं लिया गया? इस सब के बारे में अभी थोड़ी देर में आगे बताऊंगा मैं आपको, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस के MPs भी इस शारदा चिट फंड स्कैम में शामिल पाए गए थे। अब भले ही वेस्ट बंगाल सरकार ने कोई एक्शन ना लिया हो, पर सुदीप्तो सेन ने एक शातिर एक्शन लिया। सुदीप्तो सेन शारदा ग्रुप के अंडर आने वाली कंपनीज की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, नेटवर्क को बहुत बड़ा और कॉम्प्लेक्स कर देता है, ताकि सेबी उतनी आसानी से सब कुछ ना पकड़ पाए। वो शारदा ग्रुप के अंडर 200 से ज्यादा कंपनीज खोल देता है, और अब उन कंपनीज के थ्रू लोगों से इन्वेस्टमेंट लेना शुरू कर देता है। इस ट्रिक के थ्रू वो काफी लंबे समय तक सेबी से बच पाया, लेकिन फिर एक समय ऐसा आया जब सेबी ने शारदा ग्रुप को फाइनल नोटिस सेंड कर ही दिया। सुदीप्तो सेन बहुत शातिर आदमी था, और हमेशा से ही उसने शारदा ग्रुप ऑफ कंपनीज की इमेज ऐसे बनाई थी जैसे इस कंपनी का जन्म लोगों का भला करने के लिए ही हुआ हो। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम था श्री रामकृष्ण परमहंस, और श्री रामकृष्ण परमहंस की वाइफ का नाम था शारदा देवी। खासतौर पर ईस्ट इंडियन स्टेट्स में शारदा देवी को एक लिविंग गॉडेस और स्पिरिचुअल मदर की तरह पूजा जाता है। श्री रामकृष्ण परमहंस के देहांत के बाद उन्होंने रामकृष्ण मिशन और उनके डिसिपल्स को अपनी माँ जैसी शरण और गाइडेंस दी थी, इसलिए उनको श्री श्री माँ के नाम से भी याद किया जाता है। एक स्पिरिचुअल गॉडेस के नाम पर अपनी कंपनी का नाम रखने के पीछे कारण यही था कि शारदा ग्रुप की इमेज लोगों में हमेशा पॉजिटिव बनी रहे। इमेज पॉजिटिव बनाए रखने के लिए सिर्फ इतना ही नहीं, सुदीप्तो सेन बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का चेहरा भी इस्तेमाल करने लगा। उसने मिथुन चक्रवर्ती को शारदा ग्रुप कंपनीज का ब्रांड एम्बेसडर भी बना दिया। जब से इस देश पर ब्रिटिशर्स का राज था, उस समय से ही बंगाल में फुटबॉल का क्रेज एकदम नेक्स्ट लेवल रहा है। सुदीप्तो सेन ने अपनी और अपनी कंपनी की गुडविल बनाए रखने के लिए फुटबॉल क्लब्स में इन्वेस्ट
इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया था। उसने एम्बुलेंस डिस्ट्रीब्यूशन भी शुरू किया और दुर्गा पूजा को स्पॉन्सर भी करने लग गया था। ओवरऑल शारदा ग्रुप ऑफ कंपनीज के नाम से लेकर उस कंपनी की पब्लिक में इमेज बनाने तक सब कुछ सुदीप्तो सेन ने इस तरीके से डिजाइन किया था कि एक चाय वाला, रिक्शा ड्राइवर, स्कूल टीचर, ये सारे आम आदमी जो पैसा डबल होने की आस में बैठे थे, उनको 1% भी शक होने की गुंजाइश नहीं थी कि ये सब एक पॉन्जी स्कीम का हिस्सा है और ये पूरा सिस्टम एक दिन ताश के पत्तों के घर की तरह कोलैप्स कर जाएगा। खैर, जैसे ही सेबी का फाइनल नोटिस आया तो शारदा ग्रुप ऑफ कंपनीज के टॉप मैनेजमेंट ने सेबी को बताया कि वो बॉन्ड्स और डिबेंचर्स में काम कर ही नहीं रहे हैं, वो चिट फंड्स में काम कर रहे हैं। ऐसा उन्होंने सेबी से अपने आप को बचाने के लिए कहा। चिट फंड्स मेनली चिट फंड्स एक्ट 1982 के अंडर रेगुलेटेड होते हैं और इसका इंप्लीमेंटेशन स्टेट गवर्नमेंट्स करती हैं, सेबी नहीं। मतलब अगर कोई चिट फंड चलाना चाहता है तो उसको स्टेट के रजिस्ट्रार ऑफ चिट फंड से रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, इसलिए चिट फंड्स टेक्निकली स्टेट सब्जेक्ट होते हैं, अंडर सेबी नहीं। शारदा ग्रुप को लगा कि अगर वो ऐसा करेंगे तो सेबी से बच जाएंगे। इन शॉर्ट, शारदा ग्रुप ऑफ कंपनीज की धोती खुलने ही वाली थी और वो लोग बस उसको डिले करने के लिए नए नए कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर रहे थे, जैसे कि 200 से ज्यादा कंपनीज बना देना, अपने आप को चिट फंड बोल देना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत सारे चिट फंड्स में स्कैम होते हैं, लेकिन सारे चिट फंड्स स्कैम नहीं होते। आज भी इंडिया में ऑलमोस्ट हर जगह चिट फंड्स इन्वेस्टमेंट चलते ही रहते हैं। चिट फंड्स को बहुत आसानी से ऐसे समझा जा सकता है कि जैसे मान लो एक मोहल्ले के 10 लोग मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि हम चिट फंड बनाएंगे। अब चिट फंड कितना बड़ा होगा और कितने ड्यूरेशन के लिए होगा, ये सब कुछ भी ये 10 लोग ही मिल बैठ के डिसाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल, इन लोगों ने डिसाइड किया कि टोटल 10 महीनों के लिए ये फंड बनाएंगे और हर आदमी हर महीने 1-1 हजार रुपए जमा करवाएगा, तो टोटल 10,000 रुपए पर मंथ जमा होते जाएंगे, यानी कि हर महीने 10,000 रुपए का पूल बनता जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया ना? अब आगे समझो। चिट फंड्स में ऑक्शन या बिडिंग सिस्टम भी चलता है। अगर इन सभी मेंबर्स में से कुछ लोगों को ये पैसा जल्दी चाहिए, अगर कोई नीड है, तो जो लीस्ट अमाउंट पे पैसा लेने को रेडी हो जाता है उसको पूल मिल जाता है और जो पैसा उसने छोड़ दिया होता है वो बोनस के जैसे बाकी मेंबर्स में इक्वली बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर 10 मेंबर्स हैं, हर महीने सब 1-1 हजार रुपए डालेंगे तो पूल बना 10,000 रुपए का। अब पहले महीने के ऑक्शन में मेंबर ए बोलता है मैं 9,000 रुपए ही ले लूंगा, मतलब वो अपने पूल का 1,000 रुपए छोड़ देगा और वो 1,000 रुपया बाकी के 9 मेंबर्स में इक्वली बांट दिया जाएगा, यानी कि 111 रुपए ईच अप्रॉक्स। तो मेंबर ए को तुरंत 9,000 रुपए कैश मिल गया और बाकी सबको छोटा सा प्रॉफिट मिल गया। अब मंथ 2 का ऑक्शन जैसे ही हुआ तो अब दूसरा मेंबर यानी कि मेंबर बी बोलता है मैं 8,500 रुपए ही ले लूंगा, यानी कि ये कम पैसा लेकर वो बिड जीत गया, तो वो टोटल 1,500 रुपए छोड़ रहा है। ये 1,500 रुपए बाकी के 9 मेंबर्स में इक्वली बांट दिए जाएंगे, लगभग 166 रुपए ईच के हिसाब से। तो इस तरीके से चिट फंड में फायदा ऑलमोस्ट सभी पूल मेंबर्स का हो जाता है। जल्दी पैसा लेने वाले को लोन मिलता है लेकिन कम अमाउंट में, मतलब उन्हें जरूरत के टाइम पैसा मिल गया लेकिन थोड़ा सा लॉस के साथ, और बाद में पैसा लेने वाले को फुल पैसा या ज्यादा फायदा मिलता है क्योंकि हर महीने उनको बाकी मेंबर्स के छोड़े हुए पैसों का हिस्सा मिलता है, मतलब सेविंग प्लस प्रॉफिट। इसलिए चिट फंड एक लोन प्लस सेविंग प्लस प्रॉफिट शेयरिंग का मिक्स सिस्टम है। कोई बैंक नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ एक दूसरे की जरूरत के हिसाब से पैसा घूमता रहता है। बंगाल में चिट फंड्स कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। पिछले 100 सालों से लोग इसको सेविंग्स और लोन का लोकल जुगाड़ मानकर चलते आए हैं। क्यों? क्योंकि बैंक पहले हर जगह एक्सेसिबल नहीं थे और जहां छोटी मोटी बचत करनी होती थी तो लोग चिट फंड्स की तरफ ही देखते थे, या लोन चाहिए होता था तो लोगों के लिए चिट फंड ही एक आसान तरीका होता था। इस वजह से बंगाल के लोगों का नेचुरल ट्रस्ट डेवलप हो गया चिट फंड्स के सिस्टम पे। लेकिन दिक्कत यह थी कि रेगुलेशंस बहुत वीक थे, ना तो सेबी का प्रॉपर ओवरसाइट था और ना ही आरबीआई के कोई रिस्ट्रिक्शंस थे। मतलब कोई भी आदमी एक कंपनी खोलकर चिट फंड का बोर्ड लगा सकता था और लोगों से पैसा जमा करने लग जाता था। अब जब आपके कल्चर में ऑलरेडी चिट फंड्स एक एक्सेप्टेड ट्रेडिशन बन गए हो और सरकारी सिस्टम प्रॉपर्ली रेगुलेट ना कर रहा हो तो लोग आसानी से फंस जाते हैं। सोचो एक आम आदमी जिसके पास बैंकिंग की नॉलेज नहीं है, उसको कोई लोकल भैया या सेलिब्रिटी एंडोर्स करके बोले कि भैया बस पैसे लगाओ, डबल होकर ही मिलेगा, तो वो क्या सोचेगा? अरे हमारे दादाजी भी तो चिट फंड में पैसा लगाते थे, हमारे मोहल्ले में सब करते थे, तो ये भी जेन्युइन ही होगा। लेकिन हर चिट फंड जेन्युइन हो ये जरूरी नहीं है। शारदा ग्रुप और रोज वैली ग्रुप्स ने मिलकर बंगाल और आसपास के स्टेट्स के लोगों के साथ साल 2013 तक 30,000 करोड़ से ज्यादा तक का स्कैम ऑलरेडी कर दिया है। खैर, रियल एस्टेट, मीडिया हाउसेस, फुटबॉल क्लब्स, रिसोर्ट्स और टूर एंड ट्रेवल्स जैसे वास्ट फील्ड्स में शारदा ग्रुप की कंपनीज जो फैली हुई थी उनका अंत अब नजदीक आ रहा था। ग्लैमर और लालच ने जो 17 लाख से ज्यादा लोगों को इस स्कीम की ओर खींचा था, ये पूरा सिस्टम कोलैप्स करने वाला था। सेबी को भले ही बोल दिया हो शारदा ग्रुप वालों ने कि वो चिट फंड चला रहे हैं, लेकिन असलियत ये थी कि वो चिट फंड्स कभी चला ही नहीं रहे थे। वो कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम यानी कि CIS का फ्रॉड चला रहे थे और CIS स्टेट गवर्नमेंट के अंडर नहीं बल्कि सेबी के अंडर आता है। फाइनली साल 2013 को वो फरवरी महीना आ ही जाता है
पे आउट के कंपैरिजन में अब इनफ्लोज कम होने लग जाते हैं। शारदा ग्रुप ने हजारों एजेंट्स और लाखों इन्वेस्टर्स से जो पैसे कलेक्ट किए थे वो, और उन्हें जो वादा किया था कि हर महीने हाई रिटर्न मिलेगा और 2-3 साल बाद पैसा डबल हो जाएगा, ये सब वादे अब झूठ होते हुए दिखाई दे रहे थे। 2013 की शुरुआत से ही कंपनी के पास नए पैसे आना कम हो जाते हैं, मतलब नए इन्वेस्टर्स आना कम हो गए थे, जिसकी वजह से उतना कैश फ्लो नहीं बन पा रहा था जो पुराने इन्वेस्टर्स को चुकाना था। पहला रेड फ्लैग यही था, रीपेमेंट्स रुकने लग गए थे। एजेंट्स को बोला जाने लगा थोड़ा वेट करो, अगले महीने पेमेंट क्लियर हो जाएगी। अगले महीने यानी मार्च 2013 आते आते सेबी इस शारदा ग्रुप को लेकर रिस्ट्रिक्ट हो गई। 26 मार्च को सेबी ने शारदा रियल्टी को बुलाया और बोला अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करो वरना तुम्हारा ये पूरा का पूरा धंधा इलीगल माना जाएगा। शारदा ने 28 मार्च को थोड़ा और टाइम मांग लिया। यहाँ तक आम आदमी को तो आइडिया नहीं लगा था कि आगे क्या होने वाला है, पर अंदर के हाई लेवल मैनेजर्स और एजेंट्स को ये बात समझ आने लग गई थी कि अभी ये कंपनी रेगुलेटर्स के रडार पे आ गई है। शारदा ग्रुप ने जैसे अपना धंधा अलग अलग फील्ड्स में फैला रखा था, वैसे ही इसके मीडिया आउटलेट्स भी थे। 26 मार्च को शारदा के एक मीडिया आउटलेट बंगाल पोस्ट ने अनाउंस किया कि वो 1 अप्रैल से बंद हो रहा है। सिर्फ 5 दिनों का ही नोटिस दिया। इससे अचानक से 1300 से ज्यादा जर्नलिस्ट की नौकरियां चली जाती हैं और जो पीएफ सैलरी वगैरह पेंडिंग पड़े थे वो भी उन लोगों को नहीं मिलते। जैसे ही ये मीडिया आउटलेट बंद हुआ तो शारदा ग्रुप ऑफ कंपनीज मीडिया में चर्चा में आने लग गई और एम्प्लॉइज और एजेंट्स की टेंशन अब और ज्यादा बढ़ने लगी। इन्वेस्टर्स और एजेंट्स के चेक बाउंस होना शुरू हो जाते हैं और अफवाहें फैलने लग जाती हैं कि कंपनी पैसे रिटर्न नहीं कर पा रही है। 6 अप्रैल को सुदीप्तो सेन सीबीआई को एक 18 पेज का लेटर लिखता है। उस लेटर में उसने खुद मान लिया कि उसने पॉलिटिशियंस को करोड़ों रुपए दिए थे। उसने ये भी बोला कि ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के एक लीडर कुणाल घोष ने उसको धमकाकर मीडिया बिजनेस में इन्वेस्ट करने को मजबूर किया था। सेन ने लेटर में लिखा कि वो आत्महत्या कर लेगा और उसने 22 लोगों के नाम भी गिनाए जो उसको लूट रहे थे। इसमें तृणमूल कांग्रेस के एमपीज के नाम भी थे। ये सिर्फ एक लेटर नहीं था, बहुत बड़ा खुलासा था। बल्कि सच कहूं तो यहीं से स्कैम की असली पोल खुलना शुरू हुई थी। इसके बाद पूरे बंगाल में इन्वेस्टर्स और एजेंट्स सड़क पर उतर आए। ऑफिसेज में तोड़फोड़ हुई और भी ज्यादा चेक बाउंस होने लग गए। कंपनी ने पैसा देना बंद कर दिया और रातों रात ताला लगाकर भाग गए। तब लोगों को समझ आया कि ये तो पूरा सिस्टम ही एक बहुत बड़ा स्कैम था। 10 अप्रैल की सुबह 4 बजे सुदीप्तो सेन अपने 2 क्लोज लोग देवजानी मुखर्जी और अरविंद सिंह चौहान के साथ एक व्हाइट स्कॉर्पियो में कोलकाता से भाग निकला। पहले रांची तक गए, वहां गाड़ी छोड़ दी और फिर वहां से आगे निकल गए। 14 अप्रैल को वेस्ट बंगाल पुलिस ने सेन और टीएमसी लीडर कुणाल घोष के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। 15 अप्रैल तक एक और मीडिया आउटलेट सकल बेला बंद हो गया। 17 अप्रैल को लगभग 600 कलेक्शन एजेंट्स टीएमसी के हेडक्वार्टर्स पहुंच गए और सरकार से मदद मांगी। बंगाल में माहौल बिल्कुल खराब हो गया था। डिपॉजिटर्स परेशान हो गए थे और बेरोजगार एजेंट्स इधर उधर भाग रहे थे। 18 अप्रैल को सुदीप्तो सेन के लिए अरेस्ट वारंट निकाला गया। तब जाके लोगों को क्रिस्टल क्लियर हो गया कि ये तो एक बहुत बड़ा स्कैम था। ना तो एजेंट्स को कमीशन मिल रहा था, ना डिपॉजिटर्स को रिटर्न मिल रहे थे और मीडिया रोजाना कुछ ना कुछ नया खुलासा कर देती थी। गुस्से में लोग ऑफिसेस पर पत्थर मारने लगे और एजेंट्स को जान से मार देने की धमकी मिलने लगी। 20 अप्रैल को यह न्यूज बंगाल में हेडलाइंस बनी नेशनल फ्रंट पेज पर। स्टेट वाइड प्रोटेस्ट बढ़ने लगे। अपोजिशन पार्टी वर्सेस रूलिंग पार्टी के बीच में खतरनाक ब्लेम गेम शुरू हो गया। जगह जगह शारदा ग्रुप के ऑफिसेस पर अटैक होने लगे। एक एजेंट माधव माझी ने तुरंत ही आत्महत्या कर ली। 22 अप्रैल को ममता बनर्जी ने एक 4 मेंबर जुडिशियल इंक्वायरी कमीशन अनाउंस की, हेडेड बाय रिटायर्ड जस्टिस श्यामल कुमार सेन। अपोजिशन ने टीएमसी को ब्लेम किया कि वो इन्वॉल्व हैं। काफी दिनों तक पुलिस ने फुल ऑन सुदीप्तो सेन को ढूंढा और तब जाकर 23 अप्रैल को सेन, देवजानी और अरविंद को कश्मीर के सोनमार्ग से अरेस्ट किया गया। एक हफ्ते से भाग रहे थे और कश्मीर में छुप के बैठे थे ये लोग। सेबी ने ऑर्डर दिया कि शारदा ग्रुप इमीडिएटली कैपिटल रेज करना बंद करे और सिर्फ 3 महीनों के अंदर अंदर डिपॉजिट्स को रिटर्न करे। 24 अप्रैल को ममता बनर्जी ने 500 करोड़ रुपए रिलीफ फंड अनाउंस किया लो इनकम डिपॉजिटर्स के लिए, लेकिन इतना सा रिलीफ फंड अनाउंस कर देने से जस्टिस नहीं मिल जाता। जो टोटल 17 लाख से ज्यादा लोगों ने अपने 3000 करोड़ से ज्यादा रुपए गंवाए, उसमें से सिर्फ 471 करोड़ रुपए का ही डिस्ट्रीब्यूशन वापस बेचारे गरीब लोगों में हो पाया। बाकी सारा पैसा पूरी तरह से डूब गया। कोर्ट केसेस आज तक खिंच रहे हैं, तारीख पे तारीख मिलती जा रही है, लेकिन अभी तक पूरी तरह से इंसाफ नहीं मिला है। शारदा स्कैम सिर्फ पैसों का स्कैम नहीं था, बल्कि भरोसे का स्कैम भी था। बंगाल जहां चिट फंड्स एक कल्चरल प्रैक्टिस थे, गांव-गांव में जिस चिट फंड को लोग अपना लोकल बैंक मान के चलते थे, वो भरोसा हमेशा हमेशा के लिए टूट गया। आज भी जब कोई चिट फंड या बचत स्कीम का नाम लेता है तो सबसे पहले शक की नजर पड़ती है। शारदा ग्रुप और रोज वैली ने एक पुरानी ट्रेडिशन को इतना बिगाड़ दिया कि लोग जेन्युइन स्कीम से भी दूर भागने लगे हैं। और अगर ब्रॉडर पिक्चर देखें तो ये सिर्फ बंगाल का प्रॉब्लम नहीं था, पूरे इंडिया भर में पॉन्जी स्कीम्स और फ्रॉडुलेंट इन्वेस्टमेंट मॉडल्स हर जगह फैले हुए हैं। हर जगह एक ही फॉर्मूला अपनाया जाता है, लोगों की फाइनेंशियल इलिटरेसी का फायदा उठाओ, उन्हें हाई रिटर्न और जीरो रिस्क का झांसा दो और कैसे भी करके उनसे पैसा लूट लो। शारदा स्कैम एक रिमाइंडर है कि बिना रेगुलेशन और बिना फाइनेंशियल अवेयरनेस के देश का आम आदमी बार बार इसी चक्रव्यूह में फंसता रहेगा। फिर से याद दिला दूं, अपने बिजनेस में ओडू का सीआरएम टूल अभी इनकॉर्पोरेट करो। लिंक पर क्लिक करके इट्स इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। खैर, इस वीडियो पे क्लिक करके समझो कि क्या इंडिया अमेरिका की दोस्ती पूरी तरह से खत्म हो चुकी है और टैरिफ्स के असल मायने क्या हैं।